हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। जैसा कि आपको पहले बताया था कि आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को सीरीज ऑफ लेक्चर्स में, थ्रू सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स, वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूडिंग all the questions, important questions which have already been asked in JEE or NEET exams, right? So ये थोड़ा सा लंबा है तो विल बी कवरिंग इट वेरी क्विकली in the form of video lectures, right? So let us start the lecture 1 of thermodynamics today. अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान देना है कि चूँकि मैं गांव में हूँ, सब गांव में फंसे हुए हैं अभी अपने घर पे, तो यहाँ पे तुम अपने आप को समझा लोगे, ठीक है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनको तुम नहीं समझा सकते हो। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना यार प्लीज़, ठीक है। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, यार इसमें पढ़ना क्या है, मतलब क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली जो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी के फॉर्म्स हैं उससे डील करती है और उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में बताती है, ठीक है। तो इट डील्स विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी and their inter conversion, ठीक है। इट डील्स विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे चैप्टर को समझने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या है? एनीथिंग विच इज रियल इन यूनिवर्स इज सिस्टम। कैन बी कंसीडर्ड एज सिस्टम। और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है वो क्या है? सराउंडिंग। तो एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम वो क्या है? सराउंडिंग है। जैसे मान लो यार कि मैं एक छोटा सा आर्बिट्रेरी मान लेता हूँ, दिस इज यूनिवर्स। इसको मैंने मान लिया क्या है, ये यूनिवर्स है। और एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर गैस है, कंटेनर है, उसके अंदर गैस है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? सिस्टम। और बाकी जो चीज़ें बच गई वो क्या हो गया? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बना लेगा बच्चों? यूनिवर्स बना लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। अब अगला चीज़ जो है वो है बाउंड्री लेयर। तो पहले बाउंड्री लेयर देख लेते हैं क्या है। यार बाउंड्री लेयर कुछ नहीं है, नाम से ही क्लियर लग रहा होगा कि बाउंड्री लेयर, ठीक है। बाउंड्री लेयर क्या होगा? बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर होता है ऐसा लेयर जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। सिंपल। जैसे यहाँ पे बाउंड्री लेयर क्या होगा? ये वाला, यही होगा ना, ठीक है। तो द लेयर which separates system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? बाउंड्री लेयर बोल देते हैं। अब जो बाउंड्री लेयर है तुम्हारा, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है मूवेबल
और दूसरा बाउंड्री लेयर कैसा हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कंटेनर है अपने पास, ठीक है, एक टैप है, इस टैप से पानी इसके अंदर गिर रहा है, ठीक है, एक टैप है, कंटेनर है, कंटेनर में पानी गिर रहा है। तो एक बात बताओ, एक ऐसा टाइम होगा जब यहाँ पे लेयर होगा, बाउंड्री लेयर, ये वाला, यहाँ तक पानी होगा, तो बाउंड्री लेयर कौन सा होगा, यही होगा। अब धीरे धीरे पानी इसमें बढ़ रहा है, तो बाउंड्री लेयर चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखो हो रहा है कि नहीं चेंज, मूव कर रहा है ना ऊपर की तरफ, तो बाउंड्री लेयर यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कैसा बाउंड्री लेयर है, मूवेबल है। बट दूसरे केस में क्या करो, ये कंटेनर में पानी भर के छोड़ दो यार, इतना पानी भरा हुआ है, तो अब यहाँ का जो बाउंड्री लेयर है ये फिक्स्ड है। ये कौन सा बाउंड्री लेयर है, फिक्स्ड बाउंड्री लेयर, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे बाउंड्री लेयर मूव कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चले आगे, चलो आगे। अब आते हैं हम लोग कि सिस्टम कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम पे आते हैं, ठीक, कितने टाइप का सिस्टम होता है। तो जो पहला है वो है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्या डिफरेंस है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, साथ में मास का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम हो गया दोज सिस्टम इन विच both mass and energy transfer can occur। और क्लोज्ड सिस्टम क्या हो गया, दोज सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर कैन अकर बट नॉट मास ट्रांसफर। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ओपन सिस्टम क्या हो गया यार, हॉट टी इन अ कप, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन अ कप। एक कप के अंदर गर्म चाय है, समय के साथ उसका एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठंडा हो जाएगा, और दूसरा उसमें मास का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, पी लेते हो चाय, तो क्यों, ओपन सिस्टम है, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तुम क्या करो, एक स्टील का जो बॉटल होता है तुम्हारा, स्टील वाला बॉटल, उसको बंद कर दो, ठीक है ना। तो टी ना बॉटल, टी ना बॉटल, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। किसी भी एक बॉटल में जो कंडक्टर हो उसमें डाल दो, तो हीट का तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन उसमें एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन उसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो क्लोज सिस्टम हो गया। एक और सिस्टम होता है, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से ही तुमको लग गया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि उसमें ना तो मास का ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो अगला कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। Those system where neither mass transfer
occurs nor energy transfer occurs। ना तो मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कैसा सिस्टम होगा वो? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे टी इन अ थर्मस, थर्मस में तुम चाय डाल दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें इंसुलेटर लगा होता है ऊपर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम। अब तुम्हारे मन में ये आएगा कि सर थर्मस में भी चाय तो समय के साथ ठंडा हो ही जाता है, तो समय के साथ ठंडा हो जाता है, इसीलिए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे बच्चों कि देयर इज नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम जैसा चीज है ही नहीं। क्लियर है कि नहीं बताओ? पक्का? ठीक है, चलो बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि यार देखो, कितना भी तुम इंसुलेट कर दो, कितना भी इंसुलेट कर दो, 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में जाके वो तो ठंडा होगा ही। ठीक है, इसलिए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं पॉसिबल है। अगला है थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। यार ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते क्या है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल होता है जो किसी भी सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है। कि मैंने बोला यार एक गैस है कंटेनर के अंदर, उसका इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है और उस कंटेनर का वॉल्यूम इतना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस गैस चैम्बर के एक स्टेट को बता रहा हूँ। अब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, जो कौन कौन सा, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, बाकी और भी जो उसके स्टेट को बताता है। अब मैंने बोला कि इसमें से किसी चीज़ को चेंज किया, तो जैसे ही तुम चेंज करोगे एक को, तो बाकी में भी कुछ कुछ चेंजेज आएंगे, और जैसे ही चेंज आएगा तो उसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो क्या करता है? किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? इट डिफाइंस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या क्या हो सकता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एंथैल्पी हो सकता है, एंट्रोपी हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बच्चों क्या है कि जैसे ही तुम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को चेंज करोगे तो एक स्टेट से कहाँ जाएगा? दूसरे स्टेट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाएगा, या एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? इफ द वैल्यूज ऑफ thermodynamic variables is changed, then system moves from one stage to another. This is known as, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोसेस बोला जाता है। आ रहा है, चले आगे। बहुत बेसिक चीज़ है, आज के लेक्चर में बहुत बेसिक चीज़ ही करेंगे। ठीक है, बहुत मस्ती में एकदम पढ़ना है इसको, और बैकग्राउंड में कौवा का जो आवाज़ आ रहा है उसको एंजॉय करना है। अब क्या करोगे, जब तक वीडियो बनेगा और जब तक लॉकडाउन है, गांव में ही रहना है, तो कौवा का आवाज़ तो बाबू तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, हम भी झेल रहे हैं, लेकिन माहौल बहुत ही अच्छा है।
हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, थोड़ी बारिश लगभग डेली हो जाती है, तो और प्यारा सुनहरा मौसम है। और इस मौसम का आनंद लेते हुए आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और हम भी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है? चले, ओके। देखो अब तो गाना भी बज गया, बगल से वो भी तो चलता है ना, क्या ऑटो वगैरह, तुम बोलोगे ऑटो, ये देखो कहाँ बज रहा है यार, ये मैं सेहरा बांध के आऊँगा। तुम लोग को आवाज़ नहीं जाए यार, उम्मीद मेरी यही है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को बस तुम लोग क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है ना? कोई भी गाना बज सकता है, गाँव है ये चलो आते हैं फिर, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं यार कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है ना? टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा ऐसा करते हैं, बीच में एक लाइन दे देते हैं, इधर इंटेंसिव इस साइड एक्सटेंसिव, ठीक है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जो मास से इंडिपेंडेंट है, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या है, इंटेंसिव। और जो मास पे डिपेंडेंट है, जो मास पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। एकदम सिंपल है, ठीक है? ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और ये है मास डिपेंडेंट। ये मास पे डिपेंड करेगा, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? आगे देखते हैं बच्चों। अब अगर ये मास पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तुम ये चीज़ सोचना कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इतना छोटा टुकड़ा लें या इतना बड़ा टुकड़ा लें, वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना छोटा टुकड़ा लें या इतना बड़ा टुकड़ा लें, मास चेंज होने से उसकी खुद की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। एकदम सिंपल है, इमेजिन करोगे आसान हो जाएगा लाइफ। जैसे मैं बात करता हूँ डेंसिटी की, ठीक है? मैं बात करता हूँ डेंसिटी की। तुम मेरे को एक बात बताओ यार, अगर एक लोहा का रॉड है, उस रॉड का मैं इतना छोटा टुकड़ा लूँ या पूरा पूरा रॉड लूँ, तो जो छोटा टुकड़ा होगा उसका जो डेंसिटी होगा, जो उसका घनत्व होगा, वही डेंसिटी पूरे रॉड का होगा कि नहीं होगा? तो डेंसिटी कैसा हो गया यार, इंटेंसिव हो गया। कैसा हो गया, इंटेंसिव, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, एक बात बताओ, चाहे तुम जैसे मान लो कि तुमने चीनी को पानी में डाला और मिला के उसको ट्रू सॉल्यूशन बनाया, कॉन्सेंट्रेट करके उसको ट्रू सॉल्यूशन बनाया। अब तुम एक घूंट पियो या 4 घूंट पियो, उसका स्वाद क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी एक मोल के लिए। तो एक मोल के लिए जैसे ही तुमने फिक्स कर दिया, वैसे इसका मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो मोलर इंथैल्पी क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिव हो जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी कैसा होगा, क्योंकि एक मोल के लिए तुमने डिफाइन कर दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैसा हो गया, इंटेंसिव, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए यूनिट मास के लिए होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए होता है, यूनिट मास के लिए। तो ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आते हैं एक्सटेंसिव पे।
तो एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल देखते हैं यार। सबसे पहले तो वॉल्यूम तो यार मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ क्या था, मोलर इंथैल्पी। यहाँ अगर मैं सिर्फ इंथैल्पी लूँ तो इंथैल्पी कैसा हो जाएगा, मास पे डिपेंड करेगा, तो कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। एंट्रोपी कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी कैसा हो जाएगा। अच्छा एक इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, ईएमएफ ऑफ सेल। ये पूछा हुआ था इसलिए ऐड कर दिया। ईएमएफ ऑफ सेल वो भी इंटेंसिव होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और बताओ और क्या क्या हो सकता है। बहुत चीज़ें जो मास पे डिपेंड कर रहा है, इमेजिन करना, देखना, जो मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी एट्सेट्रा, ठीक है ना। जो मास पे डिपेंड कर रहा है वो सब का सब कैसा हो जाएगा भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव में अंतर समझ में आया। एक क्वेश्चन इसमें जेई में एक बार इससे पूछा हुआ था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव से, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिया था क्वेश्चन। तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया है। बस इमेजिन करना है दिमाग में, भैया इसका छोटा टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा वैल्यू सेम होगा क्या। अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। अगर डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब इधर हम स्टेट फंक्शन को देखते हैं, इधर पाथ फंक्शन को। यार स्टेट फंक्शन होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वैल्यू डिपेंड करता है। बीच में क्या हुआ, किस पाथ से गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शन क्या है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। किस रास्ते से लेके गया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर है P2, यहाँ वॉल्यूम है V1, यहाँ वॉल्यूम है V2। तो जो इसका डेल्टा P होगा वो क्या लिखोगे तुम, P2 माइनस P1। क्या किस रास्ते से गया उस पर फर्क पड़ेगा, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, किसी भी रास्ते से चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे A to B जाना है, चाहे 1 से जाए, चाहे 2 से जाए, चाहे 3 से जाए, किसी भी रास्ते से जाए, तो डेल्टा P का वैल्यू बच्चों क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। मतलब डेल्टा P1 बराबर डेल्टा P2 बराबर डेल्टा P3। वैसे ही जब तुम वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी क्या लिखोगे, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब यार ये डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V3 होगा, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस रास्ते से गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। जैसे जहाँ जहाँ डेल्टा आएगा, जैसे मान लो डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा ई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी। ये सारा का सारा जहाँ जहाँ तुमको डेल्टा दिख रहा है वो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, किस रास्ते से गया, किस रास्ते से गया, किस पाथ से गया, उस पर कोई भी डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। क्लियर है। आते हैं पाथ फंक्शन पे। फिर ये तो सीधा सीधा सिंपल सा चीज़ है कि इट इज पाथ डिपेंडेंट। बच्चों ये पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा मतलब किस रास्ते से गए उस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल इसका वर्क और हीट, ठीक है। पीवी कर्व है,
ए से बी जाना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 रास्ते हैं। तो W1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 नॉट इज इक्वल्स टू W3, तीनों बराबर नहीं होंगे। या फिर Q1 नॉट इज इक्वल्स टू Q2 नॉट इज इक्वल्स टू Q3, ये भी तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वर्क और हीट जो है ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, और पाथ डिपेंडेंट है तो कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, पाथ फंक्शन हो गया। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों W1 W2 W3 ये तीनों अलग अलग हैं, या क्यों Q1 Q2 Q3 ये अलग अलग हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग वर्क डिराइव करेंगे उस टाइम पे मैं आप लोगों को जब पीवी कर्व बताऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों डिफरेंट है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लेना है कि वर्क और हीट जो है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे फिर। ओके, अगला है साइकिल पे देखते हैं बच्चों, साइकिल क्या है। देखो, ऐसा कन्वर्जन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो दोज कन्वर्जन्स which involves 2 or more than 2 प्रोसेस, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। अब साइकिल भी बेटा 2 टाइप का होता है, ओपन साइकिल और क्लोज्ड साइकिल। जैसे दिखाते हैं अभी, मान लीजिए कि हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, तो 2 प्रोसेस है कि नहीं, कौन कौन सा, ए बी और बी सी, 2 प्रोसेस है। ठीक है, ए बी एंड बी सी 2 प्रोसेस है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, वापस नहीं गया, इसलिए कैसा है, ये ओपन साइकिल है। मतलब ओपन साइकिल में क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम नहीं होती है, डिफरेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर बोलेंगे स्टेज। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में क्या है, डिफरेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन साइकिल। क्लोज्ड साइकिल क्या होता है, यहाँ से यहाँ गया, इधर गया और वापस आया, तो ये ए है, बी है, सी है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, ए से बी, बी से सी और सी से वापस कहाँ चले गए, ए पे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन या इनिशियल और फाइनल स्टेज जो है वो सेम है कि नहीं, तो सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इनिशियल और फाइनल स्टेज इसमें क्या है, सेम है। इसमें भी देखो 1 2 3 प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, साइकिल हो गया। ये क्लोज्ड साइकिल है बच्चों और ये ओपन साइकिल है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी हमने देखा था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, देखा था कि नहीं, बताओ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन बेटा क्या था, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जैसे एंट्रोपी है डेल्टा एस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर इस पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा वाला जितना भी चीज़ होगा उसको निकालेंगे तो यार ये बताओ सब जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। तो अगर मैं बोलूँ चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, है कि नहीं। तो जितना डेल्टा वाला चीज़ होगा साइक्लिक प्रोसेस में, कौन सा साइकिल, क्लोज्ड साइकिल। अगर जितना साइक्लिक प्रोसेस होगा क्लोज साइकिल वाला, उसमें डेल्टा वाला मतलब स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। पक्का ना। तो स्टेट फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। स्टेट फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। चले आगे।
अब बच्चों आते हैं प्रोसेस पे। कितने टाइप का प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो बता दिया था आपको कि अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ या हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखते हैं। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। ठीक है, आइसो, देखो घर में बच्चे हैं तो वो थोड़ा शोर मचा रहे हैं, इग्नोर करो इसको। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो यहाँ पे बच्चों क्या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा टी क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे 0 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोकोरिक, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। आइसो मतलब सेम, तो यहाँ पे सेम क्या होगा बच्चों? प्रेशर होगा। प्रेशर यहाँ क्या रहना है? कांस्टेंट। डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो गया? 0। एडियाबेटिक, नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रोसेस 4 टाइप का है। कौन कौन सा? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक। यार आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट, डेल्टा टी 0। आइसोकोरिक डेल्टा वी 0, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आगे। अरे हीट हो या वर्क हो, दोनों एनर्जी का ही फॉर्म है। बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चाहे वो हीट हो चाहे वो वर्क हो, दोनों का दोनों एनर्जी का ही फॉर्म है। क्या डिफरेंस है फिर दोनों में? तो पहले तो हीट पे आते हैं। अरे हीट क्या है? हीट में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर occurs due to temperature difference। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर है, ठीक, और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैंने रख दिया एक हीटर पे, या मान लो एक सरफेस पे। ये एक सरफेस है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगा कि नहीं? इसमें होगा ना। यही क्या है? तुम्हारा हीट है। क्यों फ्लो हुआ एनर्जी का? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। फिक्स हो गया दिमाग में? ठीक है, आगे देखो। हीट जो होता है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट इज disordered form of energy। अब हम आते हैं वर्क पे। वर्क भी क्या है बच्चों? वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि वो हीट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से था, और वर्क में उसके अलावा किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी का ट्रांसफर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। ठीक है ना। तो वर्क क्या है बच्चों? एनर्जी ट्रांसफर occurring by any other means than temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी और मीन्स से एनर्जी ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वर्क। ठीक है, जैसे
एक तुम्हारा कंटेनर में पानी है और इसके अंदर तुम इलेक्ट्रिक हीटर लगा दो, इलेक्ट्रिक हीटर लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। ठीक है। अगर मान लो कि एक डब्बा है, उस डब्बा में कुछ कुछ भरा हुआ है और उसको एक बंदा फोर्स लगा के धकेल रहा है इधर, तो ये कौन सा वर्क हो जाएगा बच्चों, मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वर्क के बारे में ये है कि वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ, वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे मान लो वर्क है, वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हीट को अगर हम वापस वर्क में कन्वर्ट करें तो वर्क हीट में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्क हीट में 100% कन्वर्ट हो जाएगा, बट हीट को हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वेस्टेज इसमें होगा ही। 100% इसमें कभी भी नहीं होगा। हीट को वर्क में जब तुम कन्वर्ट करोगे कभी भी 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट होगा ही। इसलिए बोला जाता है कि हीट क्या है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। पक्का क्लियर है? ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड का मतलब क्लियर है? चले आगे। ओके। जबकि हम लोगों ने हीट देख लिया, तो अब देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी सी से दिखाते हैं, या नाम से ही क्लियर है, हीट कैपेसिटी मतलब कितना हीट ले सकता है ना। और इसका डेफिनेशन देखो कैसे डिफाइन किया गया है इसको। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of any object by 1 degree Celsius, or we can say 1 Kelvin, एक ही बात है। तो it is the amount of heat required to raise the temperature of any object by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हमको देना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी का वो क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक, तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, C इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल पर केल्विन, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा, जूल पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। ठीक है बच्चों, सी जो है वो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा सीपी, दूसरा होगा सीवी। सीपी मतलब क्या हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी सीवी। क्लियर है? ये हीट कैपेसिटी है। ओके बच्चों, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ नहीं, तो 1 मोल के लिए डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, NC डेल्टा टी। सी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, CM, NCM डेल्टा टी। तो बच्चों यहाँ से CM क्या हो जाएगा, Q अपॉन N डेल्टा टी। तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ बच्चों, तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी का। सिंपल है कि नहीं? CM जो है वो भी 2 होगा, कैसा होगा, CMP और CMV।
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब बच्चों देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? सेम चीज़ है लगभग, बस ये यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया कि 1 ग्राम कंपाउंड का 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई भी कंपाउंड है, उसका 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट हमको देना पड़ेगा वही क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 ग्राम कंपाउंड का 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर रेज करेंगे तो जो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? ms डेल्टा T। तो यहाँ से S क्या आ गया बच्चों? Q अपॉन m डेल्टा T। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या आ जाएगा? जूल पर ग्राम केल्विन, क्योंकि मास का क्या ले लेंगे? ग्राम ले लेंगे, ये यूनिट हो जाएगा। ऐसा यूनिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यार अलग अलग प्रोसेस में हीट कैपेसिटी का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। अलग अलग प्रोसेस में जो 4 प्रोसेस थे, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और आइसोबारिक, उन चारों प्रोसेस में हम लोग देखेंगे अभी कि हीट कैपेसिटी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T। ठीक है, अब आइसो अगर थर्मल की बात करें, आइसोथर्मल की बात करें बच्चों, तो आइसोथर्मल में डेल्टा T क्या होता है? 0 होता है। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो डेल्टा T 0 तो इन्फिनिटी। आइसोकोरिक, पहले एडियाबेटिक देख लेते हैं। एडियाबेटिक में बच्चों Q क्या होता है? 0 होता है। तो C भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक बच्चों, आइसोकोरिक में डेल्टा भी क्या होता है? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? 0। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो C के जगह पे क्या आ जाएगा? C भी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? आइसोकोरिक। अगला देखो आइसोबारिक, इसमें डेल्टा P क्या हो गया? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो Cp के जगह, Cv के जगह पे क्या आ जाएगा? Cp। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो Cv, प्रेशर कांस्टेंट Cp, टेम्परेचर कांस्टेंट इन्फिनिटी। और अगर एडियाबेटिक है, हीट का ट्रांसफ़र 0 है, तो फिर C का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। ओके, अभी बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो साइन कन्वेंशन IUPAC ने प्रोवाइड किया है उसको देखेंगे। यहीं पे चेंज आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहीं पे चेंज आता है। फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में और केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में यहीं पे चेंज आता है। इसी की वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी थोड़ा बहुत ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। IUPAC साइन कन्वेंशन, IUPAC साइन कन्वेंशन। देखो बच्चों, IUPAC साइन कन्वेंशन में पहले हम हीट का देख लेते हैं, फिर हम लोग वर्क का देख लेंगे। ठीक है, तो हीट का क्या है कि हीट गेन्ड बाय द सिस्टम जो होता है, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है बच्चों?
पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। अगर तुमने सिस्टम में हीट डाला है, इनपुट किया है, तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम क्या हो गया, मतलब हीट जो तुमने दिया है वो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम बच्चों, सिस्टम से अगर हीट लॉस हुआ है, निकला है बाहर, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बाहर जा रहा है हीट, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब आते हैं वर्क पे। ये तो हीट का हो गया। अब आते हैं वर्क पे। देखो बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया गया है। मान लो यहाँ पे एक पिस्टन है और इसके अंदर गैस है, और इस गैस ने वर्क किया है, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, कुछ देर बाद ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन हुआ है मतलब गैस का एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ है मतलब ऊपर गया, पिस्टन कहाँ गया, ऊपर गया। तो कौन काम किया, सिस्टम ने काम किया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ध्यान देना है इसको। अगर गैस काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस काम कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा, और अगर एक्सपेंशन होगा बच्चों तो वो क्या होगा, वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे आगे चल के। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, जैसे मान लो एक इनिशियल कंडीशन ऐसा है और फाइनल कंडीशन ऐसा है, तो ये यहाँ से नीचे आ गया कि नहीं, ये क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, कंप्रेशन हुआ। ठीक है, और कंप्रेशन होगा तो सिस्टम पे काम होगा, गैस पे काम होगा, तो ये वाला कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में बच्चों क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन के केस में वर्क क्या होगा, नेगेटिव। या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। क्लियर है, यही IUPAC साइन कन्वेंशन है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो बेसिक चीज़ें थी काफ़ी, वो सारी चीज़ें कवर अप कर ली। हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। और वीडियो में मैंने हर चीज़ों को इलैबोरेट करके पढ़ाया है, हर चीज़ों को समय दे के करवाया है। तो घर पे बैठ के आराम से इसको पढ़ो, और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर करना और पूछते रहना क्वेश्चन। बाकी इसका अगला लेक्चर जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा आप लोगों के समक्ष, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, खाओ पियो दबा के घर पे एकदम, ठीक है। बाय बाय।